अपनी दक्षिण भारत यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लक्षद्वीप के दौरे पर। राष्ट्रपति ने कवरत्ती में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ की बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज अंतिम दिन। अमित शाह आज जूनागढ़ में एपीएमसी किसान भवन का करेंगे उद्घाटन। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आज अमृतसर में लेबर 20 की 2 दिवसीय प्रारंभिक बैठक की शुरुआत। सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण सहित तमाम अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मुकाबला। सीरीज में 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया का इरादा सीरीज अपने नाम करने का, वहीं सीरीज बराबर करने के उद्देश्य से उतरेगी कंगारू टीम। और भारत के रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन के साथ मिलकर इंडियन वेल्स मास्टर के पुरुष युगल का जीता खिताब। 43 साल की उम्र में एटीपी मास्टर्स 1000 जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बने। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन में खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें, दक्षिण भारत की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने कवरत्ती में स्वयं सहायता समूहों की सदस्य महिलाओं के साथ बातचीत की, प्रत्येक सदस्य के अनुभवों को सुना और समूह के कार्यों की जानकारी ली। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल शाम कवरत्ती में एक नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लक्षद्वीप के नीले लैगून में देश का पहला वाटर विला बनाया जाएगा, जिससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकास के साथ प्रकृति के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस तरह की अनोखी पहल पूरी दुनिया के लिए इको टूरिज्म के मॉडल के रूप में उभर सकती है। राष्ट्रपति ने अमिनी और कल्पेनी द्वीपों के लिए अलवणीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। अमित शाह आज सबसे पहले जूनागढ़ जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे और एपीएमसी किसान भवन का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और सोमनाथ ट्रस्ट के मोबाइल ऐप के लॉन्च के साथ विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष कार्य कर रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने रेलवे के आधुनिकीकरण सहित ट्रेन में मिलेट्स के उपयोग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। नए भारत में लगातार कई बदलाव देखने को मिल रहा है और भारतीय रेल भी बड़े बदलाव से गुजर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसी का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली से अजमेर शताब्दी ट्रेन में हमारे साथ सवार हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले जैसा कि बदलाव काफ़ी एक नए भारत की पहचान बनने जा रही है, आत्मनिर्भर हो रहा है, पहले में और अब में जब आप खुद निरीक्षण कर रहे हैं, क्या फ़र्क देख? पैसेंजर्स का सभी का एक कंसिस्टेंट फीडबैक है। साफ़ सफाई पर बहुत ही क्लीन स्टेशन है, क्लीन ट्रेन है, टॉयलेट साफ़ है, खाने में स्वच्छता है, जो स्टाफ है वो कर्टियस है। ये एक फीडबैक कंसिस्टेंट आ रहा है। कई सारे पैसेंजर्स के साथ आज बात की। दूसरा, एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आ रहा है और वंदे भारत ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। कई पैसेंजर्स ने कहा कि जयपुर अजमेर वाले रूट पे कब आप वंदे भारत चलाएंगे। तो एक वंदे भारत के लिए लोगों में एक इच्छा है कि जल्दी से जल्दी चले। स्टेशंस के बारे में कई पैसेंजर्स को पता भी है कि क्या उनके स्टेशन का डिज़ाइन बनने वाला है, तो वो भी लोगों में खुशी है कि स्टेशन एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मिलेट्स को लेकर के भी जिस तरीके से भारत अपने कदम बढ़ा रहा है मोटे अनाज को लेकर के, क्या रेलवे भी इसको लेकर कुछ इम्प्लीमेंट करने का रेलवे का कुछ विचार है? श्री अन्न के लिए रेलवे ने अपने मेन्यू में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। अगर आप लंच आज खाएंगे इस ट्रेन में ट्रैवल करते हुए तो आप देखेंगे उसमें श्री अन्न के
अच्छा उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान की अगर हम बात करें, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है रेलवे का, अब उसमें और क्या नया सर राजस्थान को मिलने जा रहा है वंदे भारत के अलावा? स्टेशन की बात करें या फिर लाइन डबलिंग ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, तकनीकी तौर पे हम क्या नया देखेंगे आने वाले वर्षों में? राजस्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बजट एलोकेशन बढ़ाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप 2009 से 14 देखते तो मात्र 682 करोड़ का एनुअल बजट आउटले होता था। आज 9,532 करोड़ का बजट आउटले, यानी 14 गुना बढ़ गया है पिछले 9 सालों में। इतना बड़ा बजट एलोकेशन है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं, डबलिंग हो रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क का बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। जिस हफ्ते भी आप रिव्यू करो देखोगे एक नया सेक्शन आज इलेक्ट्रीफाइड हो गया। क्या सर टारगेट रखा गया है इस साल 15 अगस्त तक में कितनी वंदे भारत ट्रेन देश भर में चलाने का? अब करीब करीब अपने हर 7-8-9 दिन में एक ट्रेन निकल जाती है फैक्ट्री से। एक और गाड़ी तैयार है, बहुत जल्दी उसको रूट पे लाएंगे। और जयपुर अजमेर वाला जो रूट है, दिल्ली जयपुर अजमेर, इसके लिए एक स्पेशल डिज़ाइन वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो बिजली के तार है ये ऊपर होते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल डिज़ाइन का हाई राइज पेंटो कहते हैं उसको, वो डिज़ाइन होके बन गया है। ट्रेन तैयार है, बहुत जल्दी उसको लाके यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। बुलेट ट्रेन को लेकर के क्या प्रोग्रेस है सर? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, 154 किलोमीटर के पिलर्स बन चुके हैं, बहुत तेजी से आगे काम जा रहा है बुलेट ट्रेन का। जो महाराष्ट्र वाला सेक्शन है उस सेक्शन में भी जो कमियां थी, इन द सेंस की परमिशंस नहीं मिली थी, वो परमिशंस मिल चुकी है। अंडर सी टनल का टेंडर निकल चुका है, अंडर जो टर्मिनल है बीकेसी में टर्मिनल बनेगा उसका टेंडर अवार्ड हो चुका है। एक सिग्निफिकेंट तेजी आई है। धन्यवाद सर। तो आपने सुना, न सिर्फ यात्रियों के खान पान को लेकर के बल्कि तकनीकी तौर पर या रेल को विश्व स्तरीय बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज भाजयुमो राष्ट्रीय युवा संसद का उद्घाटन किया और भाजयुमो के विभिन्न राज्यों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए यूथ पार्लियामेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि युवाओं की आवाज को हम कैसे समावेश करते हैं। यूथ पार्लियामेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको देश के लिए तैयार करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को एक नई दिशा देने के लिए। लोगों की जो वॉइसेस हैं उसको एक सीजन तरीके से कैसे रखा जा सकता है, यह हमको यूथ पार्लियामेंट में समझ में आता है। और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इन वॉइसेस को किस तरीके से समावेश कर सकते हैं, कलेक्टिव विजडम को कैसे समावेश कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट करते हुए एक मैच्योर डेमोक्रेसी के पार्ट एंड पार्सल बन सकते हैं। इन सबको प्रैक्टिस करने का इस यूथ पार्लियामेंट में आप सबको मौका मिलेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि तमिलनाडु मंदिरों, आध्यात्म, समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु वह प्रदेश है जो सबसे एंशिएंट लैंग्वेज के लिए जाना गया है। यह तमिलनाडु मंदिरों के लिए, अध्यात्मवाद के लिए, वेदास के लिए, लैंड ऑफ वेदास के लिए, लैंड ऑफ रिच हिस्ट्री के लिए और कल्चरल हेरिटेज के लिए तमिलनाडु जाना गया है। तमिलनाडु वो धरती है जहां उथिमेरूर नाम का गांव, जिसमें इंस्क्रिप्शन पर लगभग 1100 साल और 1200 साल पहले यह लिख दिया गया था अपना संविधान। सो हम सबको समझना चाहिए कि इन वर्ल्ड्स एंशिएंट डेमोक्रेसी वाज प्रेवलेंट इन तमिलनाडु। और इसी के साथ यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पैकेट हाथ धो के खोल हम सफर, नहीं तो यू माइट सफर। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान
सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीटी न्यूज। अमृतसर में आज से G20 के तहत L20 यानी कि लेबर 20 की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक में श्रमिकों की सम्मानजनक आजीविका और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा का वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का पलायन, कौशल विकास और श्रमिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है। देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ लेबर 20 सहयोगी समूह की मेजबानी कर रहा है। L20 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे प्रतिनिधियों को अमृतसर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराने के लिए विभिन्न पर्यटन स्थलों के भी दर्शन कराए जाएंगे। और उत्तराखंड के रामनगर में 28 मार्च से 30 मार्च तक G20 समिट का आयोजन हो रहा है। इसमें अमेरिका और जापान समेत 100 देशों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भाग लेंगे। जिला प्रशासन ने समिट को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पंतनगर हवाई अड्डे से लेकर रामनगर तक के हाईवे की तस्वीर बदलती जा रही है। इस दौरान प्रशासन द्वारा रोड के किनारे वाले वॉल पेंटिंग्स, विद्युत पोलों की रंगाई, वृक्षारोपण, पुष्परोपण के साथ साथ चौकों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि राजनयिक हवाई यात्रा के माध्यम से पंतनगर आएंगे, इसके बाद सड़क मार्ग से रामनगर जाएंगे। पुलिस अधीक्षक अपराध चंद्रशेखर घोटके ने बताया कि समिट को लेकर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। और भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत सिविल 20 इंडिया की पहली बैठक कल से महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू हो रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी बैठक के उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन सिविल सोसाइटी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित होगा। स्वास्थ्य, पर्यावरण, कला और शिल्प जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 2 दिवसीय स्थापना बैठक में लगभग 250 प्रतिनिधि और 30 वक्ता भाग लेंगे। प्रतिनिधियों को 22 मार्च को नागपुर के पेंच बाग अभयारण्य और अन्य पर्यटन स्थलों को भी देखने का मौका मिलेगा। और नई दिल्ली में आज से अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन का 3रा वार्षिक संस्करण शुरू हो रहा है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इंडिया SME फोरम, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इस आयोजन में प्रमुख भागीदार के तौर पर शामिल हो रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार इस आयोजन की सहयोगी भागीदार है। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि भी होंगे। इस सम्मेलन में MSME के लिए टिकाऊ वातावरण विकसित करने के उद्देश्य से कई चर्चा सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा। इस बार के सम्मेलन में 1500 से ज्यादा SME के हिस्सा लेने की संभावना जताई जा रही है। और बात कोविड की ताज़ा स्थिति की करें तो देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। देश में करीब 4 महीने बाद गुरुवार को कोरोना के 700 से अधिक मामले दर्ज किए गए। ऐसे में देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 4623 हो गई है। जानकारों का मानना है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में हालिया उछाल के पीछे कोविड-19 XBB 1.16 वेरिएंट हो सकता है। कई देशों में पाए जाने के बाद पिछले कुछ हफ्तों में भारत में भी इसके मामले सामने आए हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में इसके मामले देखे जा रहे हैं। भारत के अलावा चीन, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दूसरे देशों में भी ये वेरिएंट तेजी से फैला है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर निगरानी रख रहा है। कोविड के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। लोग सावधानी बरतें और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें। मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। पिछले हफ्ते ही स्वास्थ्य सचिव ने कुछ राज्यों को पत्र लिखकर सावधानी बरतने के लिए कहा है।
एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। ये किया बट नो हैंड वॉश, जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पिछले कुछ वर्षों में देश में ई संजीवनी जैसे टेली कंसल्टेशन के प्रयासों से घर बैठे ही 10 करोड़ लोग डॉक्टरों से ऑनलाइन कंसल्टेशन का लाभ उठा चुके हैं। 5G टेक्नोलॉजी की वजह से इस सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं। यही नहीं, ड्रोन टेक्नोलॉजी भी दवाओं की डिलीवरी और टेस्टिंग से जुड़े लॉजिस्टिक्स में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोविड से पहले और इसके बाद आया अभूतपूर्व बदलाव। महामारी के बाद पूरी दुनिया का ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी पर गया। मौजूदा केंद्र सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए आरोग्य को दी प्राथमिकता। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की परिकल्पना को रखा। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज को ये सुविधा देने के पीछे हमारे मन में यही भाव है। इसके तहत अभी तक देश के करोड़ों मरीजों के लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो बीमारी में उपचार के लिए खर्च होने वाले थे, वो खर्च होने से बचे हैं। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र हैं। इन केंद्रों पर बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं। इससे भी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पिछले कुछ वर्षों में 260 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। 2014 की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटें दोगुनी की गई। स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ और सस्ता बनाने में प्रौद्योगिकी का किया जा रहा है इस्तेमाल। ई संजीवनी जैसे टेली कंसल्टेशन के प्रयासों से घर बैठे ही 10 करोड़ लोग डॉक्टरों से ऑनलाइन कंसल्टेशन का लाभ ले चुके हैं। अब 5G टेक्नोलॉजी की वजह से इस सेक्टर में स्टार्टअप के लिए भी बहुत संभावनाएं बन रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से दवाओं की डिलीवरी और टेस्टिंग से जुड़े लॉजिस्टिक में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आते दिख रहा है। ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर के हमारे प्रयासों को बल देगा। इस वर्ष के बजट में नर्सिंग सेवा क्षेत्र के विकास और विस्तार पर दिया गया जोर। The initiative of our Honorable Prime Minister, Heal by India and Heal in India, has led to a boom of medical tourism in our country. This will require efficient, motivated, well-trained and competent healthcare force
to deliver quality services. Opening up of this 157 nursing institutions will happen in the most underserved districts of India, districts which do not have nursing institutions. I would like to thank the Honorable Prime Minister and our Honorable Finance Minister who has announced this during the budget regarding this establishment of 157 new colleges. विकसित स्वास्थ्य और आरोग्य इको प्रणाली देश में सभी के प्रयास से हो सकती है तैयार। ठोस रोड मैप के साथ तय लक्ष्यों के भीतर बजट के प्रावधानों को लागू करने में सरकार आज के समय में पूरी तरह सक्षम है। और उन्नत भारत अभियान द्वारा आईआईटी दिल्ली में 2 दिवसीय उन्नति महोत्सव और एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के शिक्षण संस्थानों ने अपने नवाचारों को प्रदर्शित किया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए उन्नत भारत अभियान के तहत देश भर के कॉलेज गांवों के विकास के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं। अब तक 3,471 उच्च शिक्षण संस्थान इस अभियान से जुड़ चुके हैं। अधिकांश छात्र गणित को एक कठिन विषय के तौर पर देखते हैं और गणित की पढ़ाई को लेकर उनमें स्वाभाविक तौर पर भय होता है। छात्रों को खेल खेल में रोचक तरीके से गणित सिखाने के मकसद से आईआईटी जोधपुर के पूर्व छात्र विवेक साहू ने गणित लैब तैयार किया है। इस लैब के जरिए कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को गणित के कठिन कॉन्सेप्ट्स को बेहद रोचक तरीके से समझाया जाता है। मैथ्स के बहुत जो कठिन कॉन्सेप्ट होते हैं, लैट ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने आप खेल खेल में सीख जाएगा और इंटरेस्टिंग वे में, और यहाँ तक कि इनसे सीख करके वो रियल लाइफ में भी मैथमेटिक्स को देख पाएगा। अगर रियल लाइफ में मैथमेटिक्स को अगर स्टूडेंट देख पाता है तो अपने आप वो मैथमेटिक्स का भय उनसे दूर हो जाएगा और उनकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो जो बच्चों के मन में एक भय रहता है कि 10th के बाद वो मैथ्स को छोड़ देते हैं, तो वो मैथ्स को आगे लेंगे और इंडिया के ग्रोथ में भी बहुत हेल्प होगा। आईआईटी दिल्ली में आयोजित हुए उन्नति महोत्सव में विवेक जैसे कई शोधकर्ताओं ने अपने नवाचारों को प्रदर्शित किया। उन्नत भारत अभियान द्वारा आयोजित किए गए उन्नति महोत्सव में देश के अलग अलग कॉलेजों की 83 तकनीकों को प्रदर्शित किया गया। इनमें घरेलू बायोगैस प्लांट, तुलसी की माला बनाने की मशीन, सस्ती और इको फ्रेंडली तकनीक से सैनिटरी पैड का निर्माण, बायोगैस से चलने वाले दोपहिया वाहन और पुरानी साइकिल को ई साइकिल में बदलने जैसी तकनीकें भी शामिल थीं। हम यहाँ पर लेकर आए हैं डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट, जिसमें एक किसान के घर पे जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे कैसे बायोगैस प्रोड्यूस करके उसकी ऊर्जा से संबंधित ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, और उससे खुले में जब उसका विघटन के लिए जब छोड़ते हैं खाद बनाने के लिए, तो जो मीथेन उससे रिलीज होती है और जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका मकसद शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण विकास में योगदान देना और गाँव की समस्याओं को दूर करना है। जो पूरे देश भर की कॉलेजेज हैं वो अपने आसपास के 5 गांव को लेती हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करती हैं। तो उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी बनाते हैं, लोगों के साथ मिलकर ग्राम सभा का अनुभव लेते हैं, वो लोगों के साथ मिलके, और वहाँ पे क्या क्या एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के, उस पर काम करते हैं। और पिछले साल भर में हमने उनको कहा था कि जो हमारे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसमें से हम 75 टेक्नोलॉजी ऐसी सेलेक्ट करेंगे जो वास्तव में जमीन पे हमारी इम्पैक्ट हो रही हो। शिक्षा मंत्रालय द्वारा उन्नत भारत अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी। अब तक 3471 उच्च शिक्षण संस्थान इस अभियान से जुड़ चुके हैं, जो देश के 17,500 से अधिक गाँवों में काम कर रहे हैं। आईआईटी, एनआईटी, आईसर, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थानों के अलावा केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय और कई सरकारी और निजी कॉलेज भी इस अभियान से जुड़ चुके हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने अभियान चला रखा है। आज पुलिस ने अमृतपाल सिंह द्वारा बचकर निकलने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त कर लिया है। जालंधर पुलिस के अनुसार करीब 20-25 किलोमीटर तक पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन वो भागने में सफल रहा। पुलिस ने एक नंबर बरामद किया है।
हथियार और 2 कार भी जब्त की है। उसकी तलाश की जा रही है और जल्दी ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। वहीं अमृतसर ग्रामीण एसएसपी सदिंदर सिंह ने कहा है कि कल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कल रात उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्राथमिकी में अमृतपाल सिंह मुख्य आरोपी है। उनके पास से 12 बोर के 6 हथियार बरामद किए गए और सभी हथियार अवैध हैं। इसूजू गाड़ी हमको बरामद हुई है। वो गाड़ी कल उनकी जो कॉन्वे निकली थी उसमें यूज हुई है। वो आज हमारे यहाँ महतपुर में गांव है वहां से मिली है हमको। और उस गाड़ी में एक जो किरपान वो मिली है और एक वेपन मिला है 315 बोर विद 57 लाइव कार्ट्रिजेस। मैंने ऐसे कल एक वीडियो देखी थी जिसमें वो गाड़ियां ट्रेवल कर रहे थे और वो खुद भी वायरल कर रहे थे वो, तो उसी में ये गाड़ी कल यूज हुई है। वो आज अबंडेंट मिली है हमको। और सीधे आपको लिए चलते हैं हस्तिनापुर, जहां पर आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत इस समय संबोधित कर रहे हैं। हम सब लोग भारत के लोग हैं और भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है, ये हम सब जानते हैं। स्वतंत्रता में एक बहुत महत्वपूर्ण है स्व। अपने तंत्र के आधार पर अपना कारोबार चलाना, अपने स्वयं का जीवन चलाना, कारोबार चलाना, इसके लिए किसी की ओर हमको देखना न पड़े, किसी के पास सहायता के लिए जाना न पड़े, ऐसा बनना, ये एक बात है। और दूसरी बात है कि चीजों को करना, लेकिन अपने स्वयं के मन बुद्धि के अनुसार करना, स्वभाव के अनुसार करना। जैसे दुनिया भर के सब मनुष्य भोजन करते हैं, लेकिन हम देखेंगे पश्चिम के देश है या अन्य भारत के बाहर के बहुत सारे देश हैं। भारत की एक विशेषता है, सुजल सुफल मलय जो शीतल भूमि, ये अपनी मातृभूमि ऐसी है और आज उसकी खस्ता हालत में भी ऐसी ही है। हमको हमारा अधिकांश अन्न भूमि से मिलता है। भूमि में से जो वनस्पति आती है, भूमि में से जो औषधि यानी औषधीय गुण रखने वाली वनस्पति आती है, वो सब हमारे थाली में अधिकतर रहती है। मांसाहारी लोग हैं हमारे यहां, उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन रोज मांस नहीं खाते। जो मांसाहारी है, कहते हम मांस खाने वाले लोग हैं, वो भी श्रावण महीने में बिल्कुल नहीं खाते। और हर परिवार का कोई एक पवित्र दिन रहता है, किसी का गुरुवार, किसी का मंगलवार, उस दिन नहीं खाते। और बाकी दिनों में नियम से खाते हैं, ऐसा भी नहीं है। भारतवर्ष का मुख्य अन्न शाकाहारी अन्न है, भूमि देती है, वो हम खाते हैं। ऐसी स्थिति सब जगह नहीं है, क्योंकि ऐसी जमीन सबके पास नहीं है। तो उनके यहां पशु पक्षी मारकर खाना, इसका कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं। और आज होगा तो भी सदियों से जो आदत बनी है, उसके चलते उनके यहां मुख्य अन्न होता है मांस। हमारे यहां मांस खाने वाले लोग मांस खाते हैं तो भी चावल या रोटी के साथ खाते हैं, वो साथ खाने की चीज होती है, मुख्य अन्न नहीं होता। मुख्य अन्न हमारे यहां रोटी है या भात है, यानी गेहूं है या चावल है आज के दिन। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, उनका मुख्य अन्न मांस होता है, उसके साथ डबल रोटी खाते हैं। एक शब्द है अंग्रेजी में स्टेपल फूड, वो स्टेपल फूड वहां पर इसको माना जाता है। और शाकाहारी पदार्थों में एक स्टेपल फूड उधर माना जाता है आलू। आलू हमारे यहां भी प्रचलित है, खासकर अपने यहां उत्तर प्रदेश बिहार में आलू के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन
आलू के साथ चावल नहीं खाते, हम चावल के साथ आलू खाते हैं। तो हम भी भोजन करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, लेकिन वो अपने पद्धति से करते हैं, हम अपने पद्धति से करते हैं। पदार्थ समान रहे तो भी किसके साथ क्या खाना, क्या ज्यादा खाना, क्या साथ में खाना, ये हमारी एक बनी है इतने वर्षों के जीवन के अनुभव से। हमारी पद्धति वो हमारा स्व है, उसके अनुसार हम भोजन करते हैं। उनका स्व बना है, उसके अनुसार वो भोजन करते हैं। स्वतंत्रता का यह भी अर्थ होता है कि हम करेंगे अपने स्वभाव के अनुसार करेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। ये धर्म का अर्थ पूजा नहीं है, ये धर्म का अर्थ है अपनी प्रकृति। जैसे हम बने हैं, हम बने हैं अपने सदियों के अनुभव से, हम बने हैं, हम अपने सदियों के ज्ञान से बने हैं। उसके आधार पर जीवन जीते जीते, जीवन का सामना करते करते हमने एक रास्ता खोजा है। वो हमारे यहाँ की भूमि के लिए, हमारे यहाँ के वायुमंडल के लिए, हमारे ज्ञान को देखते हुए, हमारी परिस्थिति को देखते हुए, हमारी आकांक्षाओं को देखते हुए वो हमारे लिए ठीक है, जैसा बाकी लोगों का उनके लिए ठीक। तो ये सीधा प्रसारण आप मेरठ के हस्तिनापुर से देख रहे थे, जहां पर कार्यक्रम चल रहा है जैविक कृषि कृषक संगम चल रहा है, जिसमें आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत इस समय संबोधित कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जो भूमि देती है वो हम खाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ वो समझा रहे हैं कि हमारा खुद का जो तंत्र है उसे हम कैसे उसका परिचालन करते हैं, उसको हमें किस तरह से अच्छे तरीके से जीना चाहिए, उसके तमाम मायने बता रहे हैं। फिलहाल लेकिन इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।